ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल किया था बोनस का, कि बोनस किस तरह से दिया जाए। तो लगभग जितने भी बच्चे थे उनके बोनस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे उससे पहले, ठीक है, वो सब बच्चों के क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी घर पे तो जो छोटे मोटे डाउट्स आ रहे होंगे वो भी उस टाइम तक क्लियर हो जाएंगे जब एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ठीक है। पेरोल बोनस के बाद आपका एक और टॉपिक आता है पेरोल में ही, जिसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट। ठीक है, रीइंबर्समेंट क्या होते हैं? ठीक है, ये भी एक तरह के अलाउंस माने जाते हैं, मगर ये जो अलाउंस होते हैं नॉर्मल उनसे थोड़े से अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं, ठीक है, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, रिम्बर्समेंट क्या होते हैं, पेरोल में कैसे काम करते हैं, इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, एंट्री किस तरह से होती है, पे हेड्स कैसे बनते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये हम रिम्बर्समेंट में सीखेंगे। ठीक है, कि अगर अलाउंस होते हैं तो अलाउंस से अलग कैसे होते हैं, बाय बाय डिफर फ्रॉम अदर अदर अलाउंस। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपको पेज यहाँ से शो करवा देता हूँ मैं। ठीक है, व्हाट इज पेरोल रीइंबर्समेंट। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है, इसको नोट डाउन करना है आपने। ठीक है, उसके बाद इसको समझाते हैं। ठीक है, और जो है वो कर देना। हेलो मान्या, आवाज आ रही है अब आपको? ठीक है, वॉइस का कोई इशू नहीं है, वॉइस सब बच्चों को जा रही है लगभग। हाँ ठीक है, आ रही होगी। मैं बीच में, ये स्क्रीन मैंने थ्योरी दे रखी है इसलिए मैं बीच में बोल नहीं रहा। ठीक है, जहनी तो हूँ, जीता हूँ लेकिन
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, हो जाए तो हैंड रेस कर देना। ठीक है, इसको कीजिए आप लोग, फिर समझाना भी है इसको मैंने। चलिए ठीक है, हाँ लगभग ठीक है, अब समझा देते हैं। देखिए इसको कि रिइंबर्समेंट क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज पेरोल reimbursement? Reimbursement is the amount which the employee will get only after they have spent it। ठीक है, जैसे अलाउंस होता है, अलाउंस क्या होता है, अलाउंस एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है, खर्चा करे चाहे ना करे। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी आपको ट्रैवलिंग का अलाउंस देती है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग का अगर वो आपको अलाउंस दे रही है, तो भले ही आप अपनी बाइक से आते हो, ठीक है, बाय मेट्रो आते हो, बाय बस आते हो, ठीक है, बाय ओन व्हीकल आते हो, कैसे भी आते हो, आपको फिक्स एक अलाउंस आप, या कोई एविडेंस, ठीक है, कोई एविडेंस या कोई बिल मैनेजमेंट में जमा करवाता है, ठीक है, तब उसको वो पैसे दिए जाते हैं। हाँ ठीक है, आगे देखो, फॉर एन एम्प्लॉय टू क्लेम द रीइंबर्समेंट इट शुड बी डिफाइंड बाय द कंपनी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी खर्च कर देगा, उसके बाद वो एम्प्लॉय से कंपनी से क्लेम कर लेगा, नहीं। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपनी पॉलिसी के खर्चों को ही, या फिर कुछ इवेंट होते हैं उन्हीं को डिफाइन करती है, और वो जिनको डिफाइन करती है अपनी पॉलिसी के थ्रू, उन्हीं के वो पैसे आपको देगी कंपनी। ठीक है, in many cases the employee has to produce the necessary bill। ठीक है, कई केसेस में क्या होते हैं, उनको नेसेसरी बिल दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कहीं पे वो ट्रैवलिंग के लिए गया, उन्होंने कंपनी ने ट्रैवलिंग पे किसी सेल्समैन को भेजा, या किसी एम्प्लॉय को भेजा साइट विजिट करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल उसका जो काम है एम्प्लॉय का, है वो ऑफिस में बैठ के काम करता है। तो उसको अगर एम्प्लॉय मैंने उसको क्या करेगी, उसका रीइंबर्समेंट दिया जाएगा। वो एक बार जाता है तो एक बार उसको पैसे दे दिए जाएंगे, दो बार दो बार दे दिए जाएंगे। अलाउंस उसकी बेसिक सैलरी में ऐड नहीं होगा, नॉर्मल अलाउंस की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब
तो वो क्या करेगा, वहां पे जाके जो वो इकट्ठे करेगा, जैसे किस होटल में रुकता है, कितने का खाना किराया लगता है, तो वो सारे वो बिल लाके, ठीक है, मैनेजमेंट के पास, और उसके बाद मैनेजमेंट उसको उन सारे बिल के जितने पैसे बनते हैं वो सारे पैसे उसको दे देगी। ठीक है, इस तरह से काम करता है ये रीइंबर्समेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, बट फर्स्ट द एम्प्लॉय हैज टू पे द एक्सपेंडिचर एंड अ क्लेम कैन बी। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, वो जो खर्चे हैं वो उसको खुद अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो उनको क्लेम कर सकता है कंपनी के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉय को पहले अपनी तरफ से खर्च करना पड़ेगा, जहां पर भी वो जाता है, साइट विजिट के लिए भेजती है, कुछ भी करने के लिए भेजती है। ठीक है, तो जो भी अगर अपने व्हीकल से जाता है तो कितना पेट्रोल लगता है, जो भी लगता है, तो वो सारा उसको एज अ प्रूफ सारे बिल्स अपने पास इकट्ठे रखने होंगे। ठीक है, और जब वहां से वो वापसी आएगा तो वो सारे बिल्स वो मैनेजमेंट को दिखाएगा, और मैनेजमेंट उसको बदले उसको कुछ अमाउंट, वो जो उसका जो भी अमाउंट बनता है वो अमाउंट दे देगी। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में है आपका, if reimbursements are defined as a part of the salary, then to be able to get tax exemptions, producing the bill is necessary। ठीक है, अगर reimbursement को डिफाइन करा जाता है एक तरह से सैलरी के पार्ट की तरह, ठीक है, देन टू बी एबल टू गेट टैक्स एग्जाम्पशन। ठीक है, तो इस तरह के जो रीइंबर्समेंट होते हैं इनको क्या बोला जाता है, टैक्स एग्जाम्पशंस बोला जाता है। टैक्स, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अगर वो आप नॉर्मल बिल मैनेजमेंट में सबमिट करा दोगे तो जो मैनेजमेंट है वो आपका इनकम टैक्स इसके ऊपर से हटा देगी। ठीक है, तो ये रीइंबर्समेंट है, और इसी में रीइंबर्समेंट के फीचर हैं कि कैसे कैसे उसको क्लेम किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद देखो, देखो रीइंबर्समेंट एंड अलाउंस। ठीक है, इसको नोट डाउन करो अभी आप लोग, फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो।
ठीक है, एक ही पॉइंट है इसमें। ठीक है, नीचे आपके इसमें ये टाइप ऑफ भी लिखे हैं, आप तो इनको भी नोट डाउन कर सकते हो, जैसे मेडिकल, टेलीफोन, फूड, यूनिफॉर्म। ठीक है, इस तरह, तो इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो लिस्ट की तरह, इनको भी नोट डाउन कर लेना। ओके, ठीक है, फिर समझाते हैं इसके बाद कि ये क्या क्या होते हैं। ओके, मेनली हमारा यही डिफरेंस है। ठीक है, कंक्लूजन हमारा ये निकल के आता है कि हमारा डिफरेंस क्या है रीइंबर्समेंट और पेरोल के बीच में। ठीक है, ये संजय आपका रह गया था शायद से, लिख लो इसमें से फटाफट क्या लिखना था। ठीक है, मेनली डिफरेंस हमारा यही है कि रीइंबर्समेंट एम्प्लॉय पहले स्पेंड करता है अपने पैसे, उसके बाद उसको वो पैसे कंपनी के थ्रू मिल मिल जाते हैं। ठीक है, पर अलाउंस में क्या है, अलाउंस में एम्प्लॉय चाहे वो पैसे खर्च करे चाहे ना करे, उसको वो अलाउंस उसकी बेसिक सैलरी के साथ एड ऑन होके मिलता ही मिलता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ जब उसको बेसिक सैलरी पे होगी तभी उसको अलाउंस पे होंगे। लेकिन रीइंबर्समेंट का तो क्या है, किसी भी टाइम आप जैसे नॉर्मली आपने बिल्स वगैरह सबमिट करवाए तो उसी टाइम आपको दे दिया जाएगा, या कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद आपको पे कर दिया जाएगा आपकी गिवन अकाउंट में। ओके, ठीक है, आप देखो फाइनल आता है आपके थ्योरी में ग्रेचुइटी। ठीक है, ग्रेचुइटी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसके प्रोसीजर हैं, क्या क्या एक्ट होते हैं। ठीक है, किस किस तरह से एम्प्लॉयज के लिए एलिजिबल हो सकता है, ये सारी चीजें हम ग्रेचुइटी के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इस टॉपिक को। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, और ये जब नोट डाउन हो जाए तो हैंड रेज कर देना।
ठीक है, सबने कर लिया इसको, अब समझा देते हैं इसको। ओके, ठीक है, देखो ग्रेचुइटी क्या होती है। ग्रेचुइटी इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज और हर एम्प्लॉय फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ग्रेचुइटी नॉर्मल प्रोविडेंट फंड की तरह ही होती है जो एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, किस लिए? फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो उसने सर्विस प्रोवाइड करवाई है कंपनी में, ठीक है, इतने टाइम काम करके। इट इज यूजुअली पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, नॉर्मली कब पे होती है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तब ये नॉर्मली पे होती है, बट कैन बी पेड अर्लियर, लेकिन कई केसेस में, मोस्टली केसेस में पहले भी पेड हो जाती है, प्रोवाइड सर्टेन कंडीशंस आर मेड, या फिर जब कभी कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन मेड होती है तब, जैसे उसकी डेथ हो जाए एम्प्लॉय की, ठीक है, रिटायरमेंट से पहले ही उसकी डेथ हो जाए तब उसको मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह की काफी सारी कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस पॉसिबल मेड होती हैं तब भी समय से पहले या रिटायरमेंट से पहले ये जो ग्रेच्युटी होती है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में है, अ पर्सन इज एलिजिबल टू रिसीव ग्रेचुइटी ओनली इफ ही हैज कंप्लीट मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो ग्रेचुइटी का यहाँ पे पॉलिसी क्या है इसकी। नॉर्मली ऐसा नहीं कि आपने कहीं किसी एक कंपनी में 1 साल काम करा और आप कहो कि हाँ भी 1 साल के बाद कि मुझे ग्रेचुइटी दे दो मेरी, नहीं। ठीक है, ग्रेचुइटी के लिए आपको जो एम्प्लॉय है उसको कम से कम एलिजिबल होना चाहिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम उसको 5 साल या 5 साल से ज्यादा काम करा होना चाहिए। However, it can be paid before the completion of 5 years at the death of an employee or if he has become disabled due to accident or disease. ठीक है, ये दो ही केस होते हैं जब आपको 5 साल से पहले ग्रेचुइटी दी जाती है, मतलब ग्रेचुइटी तो नहीं होती, वो कंसेशन होता है, पर उसको एज अ ग्रेचुइटी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और वो दो कंडीशन कौन सी है? जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है 5 ईयर से पहले ही, अगर एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो डिसेबल हो जाता है ड्यू टू एनी एक्सीडेंट या फिर डिसीज, आपकी कंपनी में किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण अगर वो ग्रस्त हो जाता है, ठीक है, डिसेबल हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, तब उसको तो 5 साल से पहले ही उसको ग्रेचुइटी दी जाती है। ठीक है, तो बस ये दो ही कंडीशन है जब उसको रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुइटी दी जाती है। ठीक है, और भी ग्रेचुइटी का काफी सारा पार्ट है। ठीक है, ठीक है, क्या क्या एक्ट होते हैं, किसके थ्रू दी जाती है, कितना कितनी ग्रेचुइटी टैक्स के एग्जाम्प्ट करती है, और कितने ग्रेचुइटी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो काफी सारे कंटेंट हैं इस ग्रेचुइटी के अंदर भी। ये भी एक तरह से बोनस की तरह ही काम करती है। ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं, काफी सारे इसके भी टाइप्स है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे वो भी लिखवाएंगे। ठीक है, और पॉसिबल रहा तो ग्रेचुइटी ही इसमें आखिरी है, उसके बाद इसका ग्रेचुइटी वगैरह का और रीइंबर्समेंट का प्रैक्टिकल करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद पेरोल का एक असाइनमेंट करवाएंगे, और उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो डाउट सॉल्व करवाएंगे, और उसके बाद पेरोल आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, ठीक है, आज की क्लास में अगर किसी को कुछ कुछ समझ ना आया हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो वो क्वेश्चन में लिख के फटाफट पूछ सकता है। ठीक है, ग्रेचुइटी समझ ना आई हो या फिर रीइंबर्समेंट समझ ना आया हो, कोई लाइन कोई टॉपिक रह गया हो, तो वो पूछ सकता है। रीइंबर्समेंट समझा दो। रीइंबर्समेंट क्या होती है प्रतीक्षा? एक तरह से अलाउंस की तरह होती है, यानी कि कंपनी उसके आपको पैसे देती है, पर वो पैसे सिर्फ तब देती है जब आप वो खर्चा खुद कर चुके होते हो। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप नॉर्मल अकाउंटेंट हो। ठीक है, आप एज अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम करते हो। ठीक है, आपका सारा काम क्या है? ऑफिस में बैठ के अकाउंट्स को हैंडल करना, ठीक है, पेरोल को हैंडल करना, ठीक है, अकाउंटिंग का जितना भी काम है वो आप ऑफिस में बैठ के करते हो। ठीक है, अब आपको एक दिन कंपनी क्या बोलती है कि आप उनकी कोई दूसरी ब्रांच है, वहाँ पे कोई अकाउंटिंग में गड़बड़ हुई है, तो आप वहाँ पे एक बार उसको चेकआउट करने चले जाओ। ठीक है, कि क्या गड़बड़ है। ठीक है, आप अपनी कंपनी के सीनियर अकाउंटेंट, तो आपको भेजती है आपकी कंपनी।
ठीक है, किसी दूसरे ब्रांच में, ठीक है, वो किसी दूसरे स्टेट में हो सकती है, ठीक है, या फिर सेम स्टेट में हो सकती है, थोड़ी दूर हो सकती है। तो आप वहां पे जाओगे तो जो भी आपका कन्वीनियंस लगेगा, जो भी आपके कन्वीनियंस चार्जेस लगेंगे, आप बाय बस जा रहे हो, बाय बाइक जा रहे हो, बाय मेट्रो जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, जो भी आपके चार्जेस लग रहे हैं वो आप क्यों पे करोगे, क्योंकि आप तो अपने काम से नहीं, आप कंपनी के काम से जा रहे हो, तो वो कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो कंपनी ऐसे केस में क्या करती है, आपको बोल देती है कि अभी आप पे कर दो, जो भी आपके बिल्स वगैरह मेड होते हैं, इसके बाद जो भी बिल्स बनते हैं वो आप हमें देना, और उसके बाद हम आपको वो अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट आपको पे कर देंगे। ठीक है, तो जैसे अब बस के आपके 200 रुपये बनते हैं, आप बस बाय बस जाते हो या फिर बाय मेट्रो जाते हो, जैसे भी है, तो आपके 200 रुपये बनते हैं उसके। ठीक है, आप वहाँ पे कुछ टाइम रुकते हो, ठीक है, जैसे आप वहाँ पे एक दिन रुके या दूसरे स्टेट में गए हो तो वहाँ पे आप एक दिन रुके, तो जो होटल का चार्ज है या फिर जो खाने का चार्ज है, ठीक है, जो भी बिल्स वगैरह है वो आप वो सब अपने साथ रखते हो कि हाँ भाई मैं होटल में रुका तो होटल से जो चेकआउट करा आपने तो वहाँ का बिल लिया, होटल में जो आपने खाना खाया उसका बिल लिया, तो वो सारे बिल आपके पास हो गए, आप वापस से अपनी कंपनी में आए, आपने वो सारे बिल सबमिट कराया वहाँ, और कंपनी ने कुछ टाइम बाद या एक दो दिन बाद आपको वो सारा पैसा दे दिया। ठीक है, इस तरह से ये होता है रीइंबर्समेंट। ओके, आगे समझ में? ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके ठीक है, क्लास खत्म करते हैं फिर। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।